राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। बजट सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा है। कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक देखने को मिली है। हर बार की तरह सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा शायराना अंदाज से सदन में ठहाके भी लगे, लेकिन बात जब वोटिंग की आई तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और आरोप यह लगाया कि उनके उठाए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। अब कांग्रेस के वॉकआउट के बाद अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया। शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। हर वर्ग को इस बजट से खास उम्मीदें हैं और अब देखना यह है कि चुनावी साल में सरकार आखिर इस बजट के जरिए क्या कमाल करती है। पिछली बार जब ये 21 में प्रस्ताव आया था अविश्वास प्रस्ताव, और उस समय ये कहा भी था कि आप लोग हर 6 महीने बीतने के बाद जब भी कोई सत्र आए तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। मैंने धन्यवाद किया था। इसलिए किया था, उसका एक कारण था कि आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम हमारी कई बातों को आप सुनेंगे तो सही। अन्यथा कोई भी सत्र होता है, अपनी अपनी बोलते हैं, उसमें बाहर हो जाते हैं। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, और उसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते करते बहुत सी बातें अपने आप भी मान ली, चाहे सदन के भीतर चाहे सदन के बाहर। सदन के बाहर तो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने जैसे माना कि हमने कहा था, सदन के अंदर भी दीदी बत्रा जी ने और अब हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने कि ठीक है, ये तो लेके आना था, इसलिए ये नंबर गेम है। तो नंबर गेम सरकार के पास है, तो अंतोगत्वा हार तो मानी ली। मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर। मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर। हमें तो अपने अवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें अपने परिवार से मतलब है बस। और मलाल ये है कि मुझे हर गरीब का ख्याल है, हर गरीब का ख्याल है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा, मैं इनको कहना चाहता हूं, सियासत की रंगत में तो ना डूब इतना कि जनता का दर्द भी नजर ना आए। अरे जरा सा याद कर लो अपनी जुबान को, अगर तुम्हें आपसी अपनी जुबान का कहां याद। घोटालों की बहुत बात की गई। उन घोटालों की फहरिस्त लंबी है। देश की आजादी के बाद का अगर हम शुरू करें, कांग्रेस के काल का पहला घोटाला था जीप घोटाला। कोई इनकार नहीं करता, आज भी वो दर्ज है। जीप घोटाला, जीप घोटाला कांग्रेस के इतिहास का पहला घोटाला 50s में हुआ। नहीं, मैं बताऊं, मैं तो आपने मेरी बताई, मैं आपकी बताऊंगा। घोटाले बताए आपने, आप नहीं बताओगे, मैं आपकी बताऊंगा। मैं बता रहा हूं, आपने कहा जितना मुझे बताओगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारता है। मैं समझ रहा हूं, मैं तो आपको याद करा रहा हूं कि उस समय आकाश के घोटाले, जमीन के घोटाले, पाताल के घोटाले हुए। आकाश में 2G 3G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पाताल में कोयले का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और जमीन के भूमि घोटाले तो सारे देश में हुए हुए, हरियाणा में कितने उदाहरण हैं। आज भी जमीन के घोटालों में जीजा जी का घोटाला, फरीदाबाद का, वो तो सब पीछे ईडी लगी हुई है उसके ऊपर। तो क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा देखेंगे, लेकिन एक बार उजागर तो चीज हो ही गई। आज भी हरियाणा में ही जेल का घोटाला, ये तो प्रत्यक्ष कोर्टों में इस समय चल रहा है। अब ये अलग बात है कि वहां आज इसका स्टे हो गया, आज इसको कोर्ट बदल गया, आज इसका जज बदल गया, आज ये हो गया, उसका फैसला, चाहे वो सीबीआई लगी है चाहे कोर्ट लगा है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के घोटाले आज भी हो रहे हैं, चल रहे हैं।
कितने ही चीजें उजागर हुई हैं। तो कुल मिलाकर के सदन का तीसरा दिन आपने देखा काफी हंगामेदार रहा। दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो ये कि आज आपने देखा कि किस तरीके से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से गिरा, और दूसरा ये है कि अब आने वाला जो बजट है, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में बजट से जो उम्मीदें हैं उस पर कितना ये जो बजट है वो खरा उतरेगा। जिन दोनों ही विषयों पर चर्चा करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका चर्चा में। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाग सिंह दमदमा जी, आपका भी स्वागत। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया जी, आपका स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तो अविश्वास प्रस्ताव आज हम लोगों ने देखा, और जिस तरह की आज स्थितियां सदन के अंदर थी, कैसे इसको देखा जाए, और दूसरा यह है कि जो आने वाला बजट है उससे बहुत उम्मीदें हैं जनता को। इस बजट को भी आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या रहेगा खास जनता के लिए? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। विडम्बना है, मेरे लिए पहला अवसर था जब मैं सदन की कार्रवाई देख रहा था और कोई अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिर जाता है। मतलब कितनी विडम्बना है कि एक अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिर जाता है और सब उसको कहते हैं कि ये बहुमत की सरकार है, ये अच्छी सरकार है, नंबर की सरकार है, और ये अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से चला गया। अभय चौटाला जी ने टोका हुड्डा साहब का नाम लेकर कि भाई इसकी क्या जरूरत थी। किरण चौधरी ने कहा कि यहां तो नंबर में कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार है। सीएम साहब ने आपको जिक्र किया। बीबी बत्रा जी ने कहा कि इनके नंबर है। गीता भुक्कल जी ने कहा कि इनके नंबर है। फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? और अविश्वास प्रस्ताव केवल इसलिए कि हमें लाना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि आप 6 महीने में लाते हैं, 18 विधायक तय करें और वो कोई भी इसको अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है। परंतु वहां इस विश्वास प्रस्ताव लाना जहां कहीं नंबर का नहीं, हमसे किसी ने, जो हमारे इस समय 55-56 विधायक होंगे हमारे जेजेपी इंडिपेंडेंट मिलाकर, क्या किसी एक ने भी ये कहा कि मैं इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहा हूं? फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? और अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से फेल हो जाता है। तो इतना बचकाना काम जो यहां पर हुआ, और विपक्ष भी विपक्ष को मार रहा है। अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि हुड्डा जी चले गए, थोड़ी देर के लिए गए होंगे जब वो बोल रहे थे। वो होते तो किस लिए लाए हुआ अविश्वास प्रस्ताव? आप बात करते सदन के समय पे कि डेवलपमेंट की बात करते, आप अन्य चीजों की बात करते, परंतु एक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई जिसका इतना लंबा समय चला गया, जिसका कारण सरकार के जाने ना आने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अविश्वास प्रस्ताव किया। ये एक राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जो यहां पर विधायक दल कांग्रेस के रूप में बैठता है। दूसरे, आपने कहा कि बजट, निश्चित रूप से जो बजट होता है आज तक का जितना है, क्योंकि आने वाला बजट मुझे नहीं पता क्या होगा। ये तो हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का विशेषाधिकार है, वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे, उसके बाद ही हमारी जानकारी में आता है। परंतु जितना अभी तक मैंने मुख्यमंत्री जी या खट्टर सरकार के पुराने बजटों का मूल्यांकन किया है, वो किसान हितैषी होते हैं, महिला हितैषी होते हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब, उन सबको समर्पित हमारा बजट होता है। विकास उन्मुख बजट, जो विकास की बात करते हैं वो वाला बजट होता है। आज ये मुख्यमंत्री जी के जो पिछले उसके मैं देखता हूं 11,000 करोड़ रुपए से अधिक तो केवल सामाजिक पेंशनों पर खट्टर सरकार खर्च करती है। और खुद आज जब महिपाल ढांडा जी विधायक बोल रहे थे तो उन्होंने बताया था कि कृषि बजट फिगर लगभग वो 800 कुछ करोड़ की थी, कि हुड्डा साहब के समय में 800 कुछ करोड़, और अब लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का कृषि बजट है। तो किसान हितैषी सरकार कौन है, ये महिपाल ढांडा जी ने स्पष्ट रूप से किया। तो ये जो खट्टर सरकार का बजट होगा, निश्चित रूप से हरियाणा के विकास को और गति देगा। सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो समाज का कोई हिस्सा उसमें छुटेगा नहीं, सबके हित का बजट होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। और असली जो और कितना बेहतर किया होगा तो वित्त मंत्री श्री मनोहर लाल जी जब इसको सदन में पटल पर रखेंगे तब उसके बारे में बात हो जाएंगे। परंतु आज का अविश्वास प्रस्ताव ये काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा,
कि क्यों आवश्यकता पड़ी कि अविश्वास प्रस्ताव हुआ, तो आप भाग क्यों गए सदन से छोड़कर? आप उसने उसकी वोटिंग में हिस्सा क्यों लिया? देखिए, जब आप युद्ध करते हैं, जब मैदान में खेलते हैं, तो कोई ना कोई एक हारता है, कोई जीतता है, परंतु ये कोई नहीं होता कि मैं मैदान छोड़कर ही भाग जाऊं। आज हुड्डा साहब ने पूरी कांग्रेस को भगोड़ा सिद्ध कर दिया। जब मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलना शुरू किया, तो कांग्रेस के पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। जब भ्रष्टाचार की बात हुई, इन्होंने हम पे जो आरोप लगाए हमने धैर्य से सुने। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट जो हमें समर्थन कर रहे हैं, सबने कांग्रेस के और अभय चौटाला जी के एक एक आरोपों को सुना। परंतु जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, उन्होंने घोटाले बताने शुरू किए, इन्होंने जो प्रश्न थे उसका उत्तर देना शुरू किया। क्योंकि जैसी एजीएल की बात हुई, जैसे जिस तरह से सेक्शन 4-6 लगाकर किसानों को डराते थे, और जैसे ही किसान से वो जमीन पूंजीपतियों को चली जाती थी, ये अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेते थे। जैसे हुड्डा साहब उसमें गिरना शुरू, हुड्डा साहब खड़े हुए तुरंत कि जी आप तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और कहते हुए सदन से चले गए। तो जिन इनके विधायकों को हरियाणा की जनता ने विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था, इन्होंने आज उनको भी अपमानित किया। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने हमें चुना, हम उनके मुद्दे नहीं उठाएंगे, हम जो मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं उनको नहीं सुनेंगे। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री के जवाब से वो संतुष्ट होते नहीं होते। मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते, अपनी बात बीच बीच में रखते, ठीक जिससे है, लोग। लेकिन वो चले गए, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि भाई ये अजब तरह की स्थिति आज सदन के अंदर थी। भाटिया जी, क्या कैसे देखें हम लोग? ठीक है, केसी भाटिया जी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिर जाए, ये कैसे संभव है? ठीक है, केसी भाटिया जी जवाब दीजिए। जो आरोप लगाने वाले थे भगोड़े हुए। केसी भाटिया जी, क्या जरूरत थी अविश्वास प्रस्ताव की? और वो तो सर्वसम्मति से गिर गया, और भूपेंद्र हुड्डा वहां मौजूद भी नहीं थे, उनको भाग लेना चाहिए था कम से कम, लेकिन वो सदन से ही भाग गए, ऐसा आरोप है। देखिए, जनता ने देखा, सबने देखा। देखिए जवाहर जी को मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। जवाहर जी जो कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को इन्होंने भगोड़ा कहा, तो इस शब्द के ऊपर मुझे आपत्ति है। ये एक पार्लियामेंट्री एक तरीका होता है कि भी वॉकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। इस तरह से आप अपमान कर रहे हैं विपक्ष का। आपके मन में विपक्ष के लिए कोई इज्जत नहीं है। आप तो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो। इस तरह से ऐसी भाषा का प्रयोग करके आपको इस शब्द को वापस लेना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि विपक्ष में आप लोग बैठे, जेजेपी वाले बैठे, तो आप लोगों ने वॉकआउट किया, आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। क्या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आते क्या विपक्ष के द्वारा? क्या उनके पास नंबर गेम होता है? क्या विधानसभा में आज से पहले कभी अविश्वास प्रस्ताव किसी भी पार्टी ने, विपक्ष ने नहीं लाया? किस तरह की आप बातें कर रहे हो? विपक्ष का आप मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी बात पूरी है। जवाहर जी, आप जो मर्जी कह लेना, मैंने आंख भी नहीं पलकी जवाब बोल रहे थे। आप 2 मिनट सब्र कीजिए। मैं तो टोकी नहीं ना भाई। भाटिया जी, कब टोका आपको? आप इस भाषा का आपको मैंने बीच में कहां बाधित किया? जवाहर जी, आप मैं बीच में कब बोला? मैं बीच में कब बोला? चलिए, अरे मैं बीच में बोला कब, ये तो बता दो। क्यों कर रहे हैं? अरे मैं एंकर को कह रहा हूं, मेरे केसी भाटिया जी, ठीक है, नहीं ठीक है जवाहर जी, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो गया हो सकता है उन तक कोई आवाज पहुंची, इसलिए वैसा कह रहा हूं। केसी भाटिया जी, आप उनको भगोड़ा कह रहे हो। मैं उत्तर देता हूं उसका, मैं उत्तर देता हूं उसका। देखिए जहां तक वॉकआउट करने की बात है, वॉकआउट क्या आज पहली बार हुआ है? क्या आज पहली बार नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी? ठीक है भाटिया जी, देखिए वॉकआउट हुआ नहीं हुआ, वॉकआउट तो होता रहता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता क्या थी? भाटिया जी, जब आपको ये पता है, भाटिया जी, जब ये पता है कांग्रेस पार्टी को कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, उनके पास विधायकों का साथ है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है? केसी भाटिया जी, अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या है? देखिए, जब विपक्ष तभी होता है जब वो मेजोरिटी में नहीं होता। जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, आज तक मुझे बता दिए कितने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आए, कितने अविश्वास प्रस्ताव विधानसभाओं में आए, और कितने पास हुए। ऐसा विपक्ष का एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। अविश्वास प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि भी पहले अविश्वास प्रस्ताव करने वाले विपक्ष के नेता बोलेंगे, उसका जवाब सरकार देगी। वो लोगों के सामने सारी बात आती है, कहाँ सच्चाई है, कहाँ क्या है, उसका कोई अगर किसी बात का हल करना होता है वो भी होता है।
आप ये कहें कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, हमारा अधिकार है। नंबर गेम का हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भी अगर कोई सरकार में जब जब आ गए तुम लोग, तुम्हारे एमएलए, उन कुछ लोगों की कह लो, सारों की कह लो, आत्मा किसी की मरी अगर हो तो वो गलत काम को भी देख के आंखें मीच लेते हैं, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन ये कहना कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकता, इसके अलावा विपक्ष के पास कोई तरीका ही नहीं होता। आयुष जी जवाब देना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ला नहीं सकते, वो तो बस आपसे कारण जानना चाहते थे और कह रहे हैं पहली बार वो ऐसा देख रहे हैं कि सर्वसम्मति से विश्वास प्रस्ताव गिर गया। संविधान का कत्ल करने पे तुले ठीक है, हैं। चलिए मैं दमदमा जी का रुख करता हूँ, मैं आऊंगा जवाब। भाग सिंह दमदमा जी, मैं आऊंगा एक एक करके भाग सिंह दमदमा जी, ये अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या, आपको क्या नजर आया? भाग सिंह दमदमा जी। इस प्रकार से अभी भाटिया साहब ने कहा कि हमारा अधिकार, हम मानते हैं कि संविधान एक अधिकार देता है, लेकिन ऐसा आज हरियाणा के अंदर पहली बार होता है कि ललकार करने वाले पहलवान अखाड़े को छोड़ जाते हैं। ललकार देकर आए थे कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और अखाड़े से निकल गए। आज उन्हें अपनी बात कहने के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं वहां पहुंचे, तो हम इनको भगोड़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आज पूरी सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जितने भी सवाल आए हैं, सबका बड़ी शांतिपूर्वक, सभी का धैर्य से जो जवाब दिया है, आज हर बात का उन्होंने वहां जवाब दिया। लेकिन आज कांग्रेस के पास इस सेशन में कहने को और करने को कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक समय बर्बाद करना चाहते थे। नंबर की गेम की बात करते हैं, जिस चीज का पहले पता है, आप इससे तो बेहतर था कि प्रदेश के हित के लिए कोई इस प्रकार के सवाल करते, किसी योजना पर सुझाव देते, और अच्छी योजना का हमारा इतिहास रहा है, हम विपक्ष का भी स्वागत करते आए हैं। आज प्रदेश के अंदर जो इन्होंने एक ताना बाना बुनने की कोशिश की थी, चाहे किसान के मार्फत, चाहे युवाओं के मार्फत, आज सरकार की इतनी योजनाएं, सरकार ने इतने काम प्रदेश के अंदर किए हैं कि आज कांग्रेस सिर्फ पेपरों में आने के लिए, न्यूज में आने के लिए और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ही इस प्रकार की बचकानी हरकत, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, आज कांग्रेस का सदन के अंदर वो हाल हुआ कि खंबा नोचने वाले भी पूरे नहीं पहुंचे वहां पर, लेकिन मुंह की खाकर आज वापस गए। आज प्रदेश के अंदर आज अब हमारे नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से पूरा ब्यौरा दिया प्रदेश का कि आज किसानों को आज तक इस टर्म के अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान हो चुका है, 20,000 किलोमीटर की सड़कों का सुधारीकरण हो चुका है, और एमएसपी के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा 14 फसलें खरीद रहा है। दूसरी बात, हमने सहर्ष स्वीकार भी किया था कि जिस समय पंजाब में गन्ने का भाव हरियाणा से ज्यादा बढ़ाया गया था, हमने कहा था कि आज प्रदेश के अंदर हम दूसरे नंबर पर भाव देने में है। इस चीज में कोई संकोच नहीं, आज गन्ने का भाव देने में हम पूरे देश के अंदर सबसे पहले नंबर पर आ चुके हैं। आज 600 से ज्यादा सबसे हमने डिजिटल कर घर बैठे सुविधाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल, आगजनी, मकान जलना, मकान गिर जाना, फसल का नुकसान, ओलावृष्टि, हमने 1600 करोड़ रुपए का तक मुआवजा दिया है जो प्रदेश की जनता के ऊपर 40,000 करोड़। दमदमा जी, आप लोग ये बात कहते तो हैं, लेकिन सदन में आज किसान का मुद्दा हम लोग लगातार देख रहे थे उठाया गया, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या फिर अभय चौटाला जी की तरफ से हो, दोनों तरफ से बातें कही गई कि भाई किसान देखिए आप लोगों के शासन में परेशान है, और आज भी जिस तरह से आप देख रहे हैं बॉर्डर पर जो स्थितियां, उसका भी जिक्र हो रहा था सदन के अंदर, और आप कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए इतना कुछ किया, फिर ये आरोप कैसे देखें हम लोग? देखिए आयुष जी, एक सिनेरियो बनाना है, किसी चीज का किसी तरह सिनेरियो। हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि पिछली कांग्रेस की सरकारों में या जो और बैठी हैं, जब फसल चली जाती थी तो उसके कभी चेक बन रहे हैं, कभी दफ्तर में, कभी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे किसान को। अब 24 घंटे के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है वो अलग विषय है, नहीं तो 24 फसल देने के 24 घंटे के अंदर किसान की फसल की पेमेंट किसान के खाते में डाल दी जाती है। किसान को उन चुंगलों से छुड़वाने का काम किया जहां फसल अभी खेत में होती थी, और किसान के ऊपर ब्याज के रूप में उसका कर्जा चढ़ा दिया जाता था और उन्हें उनकी मर्जी से पैसा मिलता था। आज किसान ने जब उसके खाते में पैसा आता है, वो अपनी व्यवस्था देकर, अपने खर्चे निकाल कर, अपने और सामाजिक जिम्मेवारियों को निर्वहन कर सकता है, और जो किसी का लिया है उसको अपने तरीके से उतार सकता है। आज 14 फसलों के ऊपर ये कांग्रेस के साथी बैठे हैं, हिमाचल में इनकी सरकार है और तेलंगाना में इनकी सरकार है, और यदि कहीं प्रदेश के अंदर ये उदाहरण देश में सेट करना चाहते हैं कि वहां पर ये चीजें लागू कर हमें बताएं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाने की कोशिश है, जबकि आप लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है पंजेटा जी,
एक तो ये अविश्वास प्रस्ताव, इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा अभय चौटाला जी को सुन रहा था, किसानों के मुद्दे को उठाया, उस पर भी मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, कैसे देखा जाए इसको? देखिए आयुष जी, पहले तो जो पहला आपका सवाल है अविश्वास प्रस्ताव वाला, तो इसको मैं ऐसे शुरुआत करूंगा। एक कहावत थी कि शेर आया वाली, और जब वो सच में शेर आया तो फिर वो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो इसमें हुड्डा साहब की, देखिए वॉकआउट करना इश्यूज के ऊपर एक ये अलग वो है, कोई आपको वॉकआउट करना है, कोई किसी चीज के ऊपर सरकार का विरोध करना है, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और बार बार लेकर आते हैं तो कब होता है, देखिए लोकतंत्र में अधिकार है, आप लेके आ सकते हैं, अगर आपके पास नंबर नहीं है तब भी लेके आ सकते हैं। जी। लेकिन जब सरकार को गिराना हो या कटघरे में खड़ा करना हो, या आपके पास विधायकों की आपके पास कोई संख्या हो, अगर आप तब लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप ले आए तो फिर 6 महीने के लिए आ गया, आपने पक्का कर दिया सरकार को, आप लेके नहीं आ सकते दोबारा। तो एक तरीके से सरकार की मदद करने का काम किया। तो अगर आप ऐसे ही औंधे मुंह गिरने वाले अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो जनता के बीच में आपकी इमेज और क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आपको या तो मतलब आपके पास नंबर्स है तब बात कीजिए, और वो भी तब आप बात कर रहे हैं कि जब जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। आपने और 6 महीने के लिए पक्का कर दिया। हाँ, टाइमिंग मेरे को लगता है टाइमिंग थोड़ी गलत होगी, क्योंकि अगर समय पे चुनाव होते हैं तो अगस्त में चुनाव ड्यू है, अगर विधानसभा के अलग होते हैं। तो अगर लोकसभा के चुनाव हो जाने के उपरांत अगर आप बाद में अगर एक सेशन अगर बीच में आता, जो कि पड़ता है एक सेशन, आप तब लेके आते और तब सरकार को आप बिल्कुल, क्योंकि उस समय कौन कहाँ जाएगा, किसको किसकी टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंस का क्या होगा। और जिस तरीके से आज खासकर जजपा के विधायकों ने आपस में जजपा की सरकार को घेरा है, जिस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार के, कमीशनखोरी के जो सरेआम आरोप लगे हैं, मतलब हम लगाते थे तो हमारे को नेम कर दिया जाता था, तो आज तो इनके खुद के, मतलब जिस तरीके से विधायकों ने एक्सपोज किया है गवर्नमेंट को, मैं कहूंगा। तो उस, अब आप किसानों का मुद्दा आप कह रहे थे, देखिए किसानों का मुद्दा वादा किसने किया था? 750 किसानों की शहादत हुई, आपने वादा किया, वादा खिलाफी करी, किसानों के साथ धोखा किया। अब देखिए रास्ते बंद किए, मतलब दिल्ली में रास्ते, दिल्ली में जाम लग रहे हैं, किसान दिल्ली गुड़गांव पहुंचा नहीं है, और उसका इल्जाम भी आप यहाँ बेचारे किसानों के ऊपर लगा रहे हो। रास्ते तो आपने बंद किए हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, जाने दीजिए दिल्ली। आप स्टेडियम्स को, खुले मैदानों को जेल बना ही रही है वहां पे किसानों के लिए, पहुंचने तो दीजिए। आप किसी को एम्बुलेंस में बेचारे को जाना है, आप, उन्होंने क्या, अभय सिंह जी ने कहा कि क्यों पंजाब में कहीं भी किसी कोने से किसी को चंडीगढ़ आना है, वो आ सकता है, रास्ते खुले हैं। हरियाणा में तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। अगर आपको हरियाणा से साहा से भी मुड़ना है, जो एक रूट जो लिया जाता था, जो सभी लेते थे, ऑफिसर्स विधायक सभी दिल्ली जाने के लिए, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, वो रास्ता तक बंद किया हुआ। अब आपको जाना पड़ेगा, यमुनानगर जाएंगे, उसके बाद रदौर, लाडवा, इंदरी होते हुए आप वो इतना लंबा रूट लेंगे। तो देखिए यहाँ आम जनता, हरियाणा की जनता को परेशानी तो हो रही है, और किसानों का कसूर क्या है? वादा आपने किया, वादा खिलाफी आपने की। आप कहते हो भुगतान करते हैं, किसानों की फसल का ही भुगतान करते होगे आप, तो बल्कि उनको एम्बिट में ले आए आप, पूरी के पूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को उनकी। और पहले कहते थे, अभी इन्होंने, मैं सुना किसी को बोलते हुए कि किसानों को नुकसान, किसानों की 12 बजे भी अगर कोई फसल तुलती थी तो उसी वक्त वो किसानों की आयदगी होती थी, भाई आपका पैसा आप लेके जाइए। और कोई आड़ती अगर नहीं दे पाता था तो 18 से 24% तभी सरकार ने ब्याज नहीं दिया। और ये जो 24 घंटे का क्लेम कर रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये न्यूज़पेपर की खबर है कि उचाना का ये एक किसान था जिसको 2-2.5 महीने लगे थे, जो 24 घंटे कह रहे हैं कि 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो और किसका पैसा आता है? किसान का अपना पैसा आता है, किसान की उपज का पैसा आता है, या अपने पल्ले से दे रहे हो तो बताओ, या तो आपके किसान का। अच्छा जी, अब और आगे बात करते हैं। हुड्डा जी के बाद बात हो रही थी, आज प्रदेश में विश्वास क्यों खो चुकी है? बेरोजगारी को ले लीजिए, भ्रष्टाचार को ले लीजिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हरियाणा के नंबर 2 पोजीशन है, ठीक है। आज अगर फिरौतियां मांगी जा रही हैं, एनसीआरबी का डेटा ले लीजिए, क्या कहता है एनसीआरबी का डेटा? हरियाणा
में 3 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये पिछले सदन की जो जब न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स की, जो उसके हवाले पंजेटा से मैं जी, कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने तो तुलनात्मक आंकड़े रखे ना भाई, सदन के पटल पर अगर आंकड़े रख रहे हैं तो वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, पिछली सरकारों से तुलना करके वो बता रहे हैं हमने कहीं ज्यादा नौकरियां दी हैं लोगों को। आप कह रहे हैं बेरोजगारी में नंबर 1 है। नहीं। देखिए आयुष जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हरियाणा की जनसंख्या क्या थी। अगर आप 2004-5 की बात कर रहे हैं, हर साल 5 लाख के आसपास बढ़ रही है। ये इनकी वोटर लिस्ट ही बताती है, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। और आज आपके पास पिछले सदन में क्या कहा कि हमारे पास 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट जो है वो वेकेंट है। ये कहा सरकार ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो भरी है उसमें से कहा लगभग हमारी 1 लाख तो कौशल रोजगार की है, और एक 55 के आसपास जो है वो इनकी आती है जो इनके पक्के कर्मचारी हैं। अब ओपीएस की स्कीम लागू नहीं है। हमारे टाइम में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे। इनका ये जो सारा डेटा, ये तो पिछले विधानसभा के पटल पे ऑन रिकॉर्ड सरकार ने दिया है। और आप भर्तियां कर रहे हैं कच्ची भर्तियां, तो कच्ची भर्तियों से तो काम नहीं चलेगा ना। स्थायी रोजगार की बात हुई थी, स्थायी होना चाहिए, ठीक रोजगार है। तो दिया नहीं। ठीक है जवाहर स्थायी जी, रोजगार में और ठीक है। अस्थायी रोजगार में जमीन आसमान का ठीक है फर्क जवाहर जी, ऐसी इनकी अग्नि चलिए योजना है, मैं जवाब ऐसी लेता इनकी हूं। अग्नि योजना। ठीक है जवाहर जी। व्यक्ति कह रहे हैं कि किसानों के अकाउंट में पैसे डालें, इसमें कौन सा एहसान किया? सर एहसान नहीं करें, किसानों को किसानों का हक दिया जो आप कभी सोचते नहीं थे। कहते हैं जी हमने 24% ब्याज दिलाया किसानों को। सर मेरी भी जमीन है, मेरे खुद के नाम से है, मुझे तो आज तक किसानों का ब्याज नहीं दिलाया आपकी सरकारों में। और जमीन मेरी खुद के नाम की 87 से है, उसमें आपकी सरकार रही है। अगर आपको सुनने अरे में कोई एक मिनट प्रॉब्लम सुनिए, हो तो मैं अरे दोबारा सुनिए भाई, रिपीट करता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे बात बोल लीजिए। मैं आपको बीच में क्यों बोल रहा हूँ? अरे मेरे बात बोल लीजिए। हमने 24% दिलाया, आरती ने दिया। सर मेरे बात बोले, मेरे बात बोल लेना। हम्म। मेरे आप अपने बताइए, मित्र से अनुरोध है, मेरे बताओ अरे मेरे 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 अपने मित्र से अनुरोध है। ठीक है पंजेटा जी, एक सेकंड, हाँ जवाहर जी। बढ़ाई आपने। अरे भाई सुनिए ना, ठीक है पंजेटा जी, ठीक है आप मेरे- क्लैरिफाई कर लीजिएगा अपने समय में, एक सेकंड। हाँ मेरे जवाहर जी। मित्र से अनुरोध है कि 1999 से लेके 2000 तक कितने किसानों को 24% ब्याज पर पैसा मिला, उसके आंकड़े वो दे देंगे। हम ज्यादा बहस नहीं करते। मैं मान लिया ये ठीक कह रहे होंगे, अगली डिबेट में जब भी मेरे से मिलेंगे मुझे कहता है कि उसमें आंकड़े रख देंगे, देखिए जी इतने किसानों को हमने 24% का ब्याज दिलाया था। दूसरा, अरे 1 मिनट रुकिए भाई, अरे 1 मिनट रुकिए ना जी। आरती अपनी जेब से थोड़ी देगा, आरती को भी तो पैसे आप दे रहे थे, इसलिए छोड़िए उसको। आप आरती देगा, आरती से कितने उसका रिकॉर्ड ले लीजिएगा आरती का। और जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है फिर उसको रिकॉर्ड पे कहना नहीं चाहिए। जिस चीज को आप रिकॉर्ड पे नहीं, अरे जिस चीज, अरे भाई बीच में क्यों आ रहे हैं आप बीच में क्यों आ रहे हैं? जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है फिर वो रिकॉर्ड पे नहीं लानी चाहिए। अब बात आती है भाटिया जी की। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाना चाहिए। बिल्कुल आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, किसी को मना नहीं है। सर यहां वॉकआउट नहीं था, अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हो तो आप सदन में तो रहोगे। आप सदन से भाग गए, इसलिए मैंने भगोड़ा कहा और रिकॉर्ड पे भगोड़ा कह रहा हूं। और मैंने वो डिबेट लाइव देखी है, आप थे नहीं उस समय, मैं वहां था। उसमें हुड्डा साहब कहते हैं मैं जा रहा हूं। हुड्डा साहब ने ये नहीं कहा कि हम वॉकआउट कर रही है, कांग्रेस वॉकआउट कर रही है। हुड्डा साहब ने कहा मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको चेहरा दिखाना शुरू किया भ्रष्टाचार का, और हुड्डा साहब तिरमिला उठे और वो चल दिए। आप सर इनेलो चली जाती समझ में आता है। मैं नहीं कह रहा ना, अभय चौटाला जी की आलोचना नहीं कर रहा इस विषय पे कि वो उस समय नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया था। जो पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई उसको वहां रुकना चाहिए था, ये वॉकआउट नहीं था। आपने किसी चीज का वॉकआउट नहीं किया। और इसके अलावा नौकरियों की बात की, हमने नौकरियों का जवाब दिया। आज भी रिकॉर्ड पे बता रहा हूं भाटिया जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप से मेरी पहली बार शायद डिबेट है, इससे पहले मुझे हुई है नहीं, लॉन्ग बैक बहुत पहले हुई होगी। मेरा निवेदन ये है, आप कभी भी आज तक जितनी भी खट्टर साहब की सरकार है, लगभग 9.5 साल होने को है, कोई एक भर्ती आप दिखा दीजिए भ्रष्टाचार के चलते माननीय न्यायालय ने रद्द की हो। मैं आपकी 13 भर्ती रिकॉर्ड पे बता दूंगा माननीय न्यायालय ने रद्द की। और वो केस हमारे समय में शुरू नहीं हुए, जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस समय वो केस शुरू हुए थे। एक भी केस ऐसा नहीं था भर्तियों को लेकर जो खट्टर साहब की सरकार आई और हमने वो कोई केस डाला हो या किसी अन्य व्यक्ति ने डाला हो। हुड्डा साहब की सरकार में नौकरियां थी,
उसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 13 भर्तियां माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने रद्द की। मैं रिकॉर्ड पे आपको देने को तैयार हूं, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, पीटीआई भी है और क्लर्क भी है, डिवीजन क्लर्क भी है। ऐसे 13 नाम है जो मैं पढ़ दूंगा, जिसके ऑर्डर की कॉपी चाहिए ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा। सर, आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार की पुष्टि माननीय न्यायालय ने सिद्ध की है। जिस दिन हमारे ऊपर होगी मैं जवाब दूंगा। एक और दूसरा, आपके मुकाबले अभी तक 40% सरकारी नौकरियां, परमानेंट नौकरी की बात करूं, परमानेंट नौकरियां आपके मुकाबले लगभग, आपके समय में 88,000 लगी थी, हमारे समय में लगभग 1,30,000 के आसपास लग गई, 1,28,000 1,30,000 के बीच में लग गई। स्थायी नौकरियों की बात कर रहा हूं। और अभी हमारे पास 6 महीने, और जब तक हम जाएंगे लगभग आपके मुकाबले दुगनी नौकरी दे देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में मैं डिबेट करने को तैयार हूं। किसानों की बात होती है, हुड्डा साहब ने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने वो क्वेश्चन सुना नहीं सुना, मैं आपको देता हूं, आप लेके भी आए। एमएसपी क्यों नहीं देते? सर, 2010 में यूपीए 2 की सरकार में मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी, जिसने कहा कि एमएसपी को लागू करने के लिए कमेटी बना देते हैं। उस कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने सिफारिशें की और अपनी खुद की सिफारिशें उन्होंने नहीं मानी। उस कमेटी के बाद हुड्डा साहब की जो उन्होंने दी, वो 10 साल 4 साल और शासन में रहे। हुड्डा साहब की कमेटी, हुड्डा साहब ने उनकी अनुशंसा की और हुड्डा साहब ने अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट रद्दी में फेंक दी। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? हमसे वो पूछते हैं, हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। मेरे जेजेपी के मित्र ने भी आपको बताया, अगर आपने सुना है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, सर 1 जनवरी 2006 को पुरानी पेंशन स्कीम खत्म करके नई पेंशन लागू करने वाले श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमसे पूछते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे? सर, हमने तो वादा किया ही नहीं। आप उसके कर्ता धर्ता हो। और 2006 में जब आपने लागू की तो आपने 2009 का चुनाव लड़ा, आपको तब उसकी चिंता नहीं हुई। 2014 को चुनाव लड़ा, तब आपको उसकी चिंता नहीं हुई। 2019 का चुनाव लड़ा, तब आपको चिंता नहीं हुई। अब आपको लगा कि इसके माध्यम से शायद आपके मत बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप इस चीज से सहमत थे कि वो पेंशन बंद करना, पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करना स्टेट के लिए लाभदायक है, तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको लागू किया। और 3 चुनाव उनके नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा में लगे। तो केवल राजनीति करने के लिए भाटिया जी, केवल राजनीति करने के लिए राजनीति। भाटिया जी, जवाब दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि आप जो फैक्ट्स पर बात करेंगे, एक एक का मैं उत्तर देने के लिए भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, जवाहर जी एक बात कह रहे थे कि हमने किसानों के खाते में सीधे पैसे डलवाए। तो सीधे पैसे डलवाने की जहां तक बात है, तो ये एक प्रोसेस है कि पहले आड़ती पैसे देते थे, और अब ये सिस्टम आ गया कि सरकार जो खरीदती है, सरकार पैसा देती है, वो डिजिटल माध्यम से वो उनके खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है। तो ये आप कोई पहली बार आप ये सिस्टम नहीं ला रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से, मेरी बात सुनिए, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मैं बैंकों का वकील था, अब भी हूँ, बड़े बैंकों का वकील हूँ। हमें चेक से पैसे मिलते थे, उसमें डिटेल दिया हुआ था, देते कितने पैसे किस हिसाब से हमें दिए हैं, डिटेल साथ में आती चेक की। अब इन्होंने पिछले 10-15 साल से जो शुरू किया कि हमारे खाते में पैसे आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता कितने पैसे कौन से बिल के इन्होंने डाले हैं। हम पूछते फिरेंगे कि ये कौन से के पैसे हैं, कितने पैसे हैं, जितना मर्जी काट पीट करके वो दे देते हैं। अगर आपने डिजिटल सिस्टम में किसान को पैसा अगर देना शुरू किया है, तो ये पहली बार कोई आपकी सरकार ने शुरू नहीं किया, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने। ये एक सिस्टम है, ये प्रोसेस चलते रहते हैं, समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसमें आप उसका क्रेडिट लेने वाली बात करो कि हमने किसान के खाते में सीधा पैसा डाल दिया, कोई सरकार ने अपने पल्ले से नहीं दे दिया। किसान ने खर्चा किया है अपनी फसल के ऊपर, किसान ने अपने खून पसीना उसमें बहाया है, उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा। जितना भी आपने दिया, अगर उसके खाते में डाल तो यही तो कह रही ना सरकार की, उसने वही तो सिस्टम सही किया है। पहले उसको आड़तियों के चक्कर काटने पड़ते थे और अब उसको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाता है। हम 48 घंटे में पेमेंट कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, खाली हरियाणा सरकार ये नहीं कर रही,
ये सारे बैंकों का सिस्टम हो, कोई और सिस्टम हो, ये डिजिटल का वो ना, ये राजीव गांधी तो जी की डिजिटल सरकार किया में किसने भाटिया जी? कंप्यूटराइजेशन आया था, जिसका क्या इन लोगों हिमाचल ने सरकार विरोध दे किया रही है था। सीधे खातों में पैसे? क्या अब हिमाचल सरकार? इन्होंने 300-400 पोर्टल इन्होंने बना दिए, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग चक्कर मार रहे हैं। ऑफिसर कहते हैं जी पोर्टल जी को पूछो, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, और वो उसकी समस्याएं लोगों की पूरी नहीं हो चलिए, रही। वो डिजिटल का तो क्रेडिट नहीं देना चाहते, उनका कहना है कि ये एक प्रक्रिया है। लेकिन कि भाटिया हमने जी, डिजिटलाइज आप कर ये दिया, बताइए कि हम अविश्वास सीधे प्रस्ताव अगर पैसे लेकर डाल के दिए। आए तो कम से कम वोटिंग तक तो रुकना चाहिए ना भाई। अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, वोटिंग तक रुकेंगे भी नहीं, पे कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं सदन से। वोटिंग तक रुकने तो वाली फिर बात है, इसलिए मेरी आप बात जब सुनिए। उस बात पर देखिए, आपत्ति विपक्ष करते हैं कि ने- वो भगोड़ा क्यों कह रहे हैं, सुनिए, तो आयुष क्यों जी गए भाई? सुनिए। छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, कम से कम वोटिंग तक तो रुकते वहां पर। मेरी बात सुनिए, भगोड़ा शब्द अपने आप में गलत शब्द है। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों प्रवक्ताओं ने, इन्होंने, दमदमा जी ने भी कहा और जवाहर जी ने कहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। लोग आपको देख रहे हैं। भगोड़े का मतलब क्या होता है? जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो भगोड़ा? देखिए, भगोड़ा, मेरी जो बात सुनिए, मैदान छोड़ भगोड़ा के वो भाग होता जाए है, वो भगोड़ा साहब? सुनिए, भगोड़ा वो होता है, भगोड़ा, जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो भगोड़ा? कोई किसी की कोई जमानत पर है, और वो जमानत के उस पे आता है, तो वो हमारा पेश नहीं होता, जो उसको मैदान भगोड़ा कहा जाता है। छोड़कर भाग जाए वो भगोड़ा? वो जितनी हिंदी कानूनी मुझे रूप आती से है भगोड़ा होता है। सर, मुझे लेकिन जितनी हिंदी विधानसभा मुझे के अंदर, आती है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे पार्लियामेंट्री, लेकिन मुझे ये बताइए ना भाई, इसका जवाब क्या भाटिया जी? ठीक है, आपको आपत्ति उस शब्द से, लेकिन इसका जवाब क्या है भाई? सदन से बाहर गए क्यों? अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो कम से कम वोटिंग तक तो रहते ना भाई वहां पर। देखिए, विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, उसमें जितने मुद्दे रखे थे उनका जवाब देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी बजाय उन मुद्दों का जवाब देने के, और सीधा ये कह रहे हैं कि हम तो जो है ना, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में ये हुआ था, वो हुआ था। और जो मामले थे, कोई एसआईटी का मामला है, कोई कोर्ट का मामला है, सब जुडिस मामला है, तो कोर्ट में निपटेंगे। हम उसको फेस कर रहे हैं। और हर बार जब सवाल पूछा जाता है सरकार से, यही एक दो उनके पास इंस्टांस है जो कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसका एग्जांपल लेके ह्यूमिलिएट करने वाली बात करते हैं। तो ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो वो और क्या करेंगे, नाराजगी दिखाने के तो लिए। आप भी तो करप्शन की बात उठा रहे हैं ना, आप भी तो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार, तो भाई वो आपकी बातों को भी तो बताएंगे ना। आदमी है, बजाय भर्तियों में आप वो कहते हैं कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, आप कहेंगे कि नहीं साहब अभी भी चल रहा है, तो वो बताएंगे कि आपकी भर्तियां देखिए और हमारी भर्तियां देखिए। और एग्जाम्पल क्या देगी सरकार? इनकी भर्तियां तो अग्निवीर में देख लो आप, इनकी भर्तियां। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर में क्या भ्रष्टाचार है सर? अग्निवीर में क्या भ्रष्टाचार है? आप हमारे सैनिकों को अपमानित कर रहे हैं। बिल्कुल भाटिया साहब, भ्रष्टाचार आप है, देश बिल्कुल के भ्रष्टाचार सैनिकों को अपमानित कर रहे हैं भ्रष्टाचारी कह के। बिल्कुल आप देश के सैनिकों को अपमानित कर रहे हैं कि अग्निवीर भ्रष्टाचार है? देखिए, आप सरकार का पैसा खराब कर रहे हैं। सर, अग्निवीरों को आप अग्निवीर भ्रष्टाचारी भर्ती कहकर करके उनका अपमान करें। 4 ये साल कांग्रेस का ऑफिशियल तक बयान है ट्रेनिंग क्या? देकर उनके ऊपर खर्चा कांग्रेस का करके ऑफिशियल बयान है क्या कि अग्निवीर भ्रष्टाचारी है? 70% अग्निवीर को आप बाहर कर रहे हैं नौकरी से। ये तो भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचारी है नहीं, क्या? भ्रष्टाचार इसमें क्या भर्ती है? करने की बजाय उस प्रोसेस में हो सकता है आपको कोई समस्या हो, लेकिन भाटिया जी वो भ्रष्टाचार कहाँ पर है? भ्रष्टाचार कैसे? 4 साल तक कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकता बेचारा। ट्रेनिंग के बाद इसको कहते हैं कि आप अपने घर जाइए। भाटिया जी, इसमें भ्रष्टाचार क्या है? ठीक है, मैं कह रहा हूं अग्निवीर से आपको समस्या हो सकती है, आपको आपत्ति हो सकती है उस बात पर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसमें भ्रष्टाचार क्या है? यही कौशल रोजगार योजना नहीं, भ्रष्टाचार, अग्निवीर में भ्रष्टाचार क्या है? इस पर आपत्ति है? जी थोड़ा सब्र करो। जो लोग एडहॉक पे लगे हुए थे, उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराओ अपना कौशल रोजगार योजना में। पहले वो रजिस्टर कराएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर किसको निकालना है, किसको रखना है, ये डिसाइड करेंगे कच्ची नौकरी के लिए। गलत जानकारी, आपको प्रोसेस नहीं पता। 40,000 रुपए पेंशन लेने वाला ठीक है, आप ठीक है, कर रहे हैं। आप तनख्वाह लेने वाला ठीक है। अब भाटिया जी आपको जानकारी नहीं, जवाहर जी कैसा कहना है? मैं भाग सिंह दमदमा जी, आपके विधायक ही आपके खिलाफ बोल रहे हैं सदन के अंदर और आपको एक्सपोज कर रहे हैं। जो बात विपक्ष कहता था, आज वो आपके विधायक सदन में कह रहे थे। दमदमा जी, ठीक है, एक सेकंड, दमदमा जी। सरकारी ठेकेदारी शुरू कर दी इन्होंने। 2 बातें हुई। सबसे पहले तो उस संदर्भ में मैं बात करूंगा। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इतने महकमे लेके बैठे, तो उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर कर दी कि मैं उस तरफ क्यों नहीं। और साथ ही जो गौतम जी की बात की थी, आज गौतम जी ने भी बात की है। ठीक है, पार्टी के अंदर मनोपटाव है, वो सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उस चीज का क्लियर कि मेरी वोट, मैं इतनी वोट लेकर आए थे, तो आज उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कह दिया
कि यदि लगता है आपको अपने दम पर जीत के आए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अपने दम पर जीत के आऊं, मेरी इतनी वोट थी। उन्होंने जो कहा तो उन्होंने कहा आप इस्तीफा देके लड़ ले, इसमें तो कोई अलग बात नहीं कही। ठीक है, पार्टी का मामला है, वो मेरी बातों से, और वो बात आज सदन में क्लियर भी हो गई कि उन्होंने क्लियर किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि यदि मैं शपथ बबली जी की जगह इनको दिलवा देते तो आज ये सदन से आगे बैठकर फिर सब होते। अब दिक्कत जहां है, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, सबको उस पद पर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अभी मेरे भाटिया मेरे वरिष्ठ है, मेरे पेशे से भी वकील है, जैसे हम है, इस प्रकार से आज इन्होंने बड़ी बातें उठाई कि जिस प्रकार सदन की बात थी कि हमने उस पर क्लियर कहा कि भगोड़ा, या इन्होंने मर्यादित शब्द की बात की कि भगोड़ा शब्द करना चाहिए। अरे हम तो डिबेट पे बात कर रहे हैं, यहाँ भी सभी देख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंत्र में आपके एक कांग्रेसी विधायक शमशेर गोगी है, वो हरामी तक के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहां तक का शब्दों को आप उसको अलाउ करते हो कि इस प्रकार के शब्द लोकतंत्र के मंदिर में बोले जाने चाहिए? आज इस प्रकार से माननीय स्पीकर महोदय को वहां कहना पड़ा कि आप अपने शब्द वापस लीजिए और कार्रवाई से हटाने की बात की। लेकिन इस प्रकार की मर्यादा शब्द आप कांग्रेस पार्टी ना कभी समझी है और ना ही ये कभी समझ सकती है। आज में एक और विषय के ऊपर बात हुई है, मंत्री जी ने बड़े डटकर, माननीय कंवरपाल जी ने जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने डटकर जवाब दिया, और माननीय मूलचंद शर्मा जी जो मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि यमुनानगर पे जो आरोप लगे थे खनन के, 1361 करोड़ रुपए की अर्निंग होती थी हुड्डा साहब के टाइम पे, और आज 5,500 करोड़, क्योंकि यमुना नदी एक हब है वहां पर। और आज तो सबसे बड़ी बात, माननीय कंवरपाल जी गुजर साहब ने एक बात कह दी कि मेरे जमीन के अंदर अगर कहीं 1 फुट या 10 फुट का गड्ढा भी आप दिखा दो तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। आज उन्होंने कहा कि जिस चीज में आप आरोप लगाते हो आज उसको लेकर आइए। यदि कांग्रेस में इतना दम है, आरोप को सामने क्यों नहीं लेकर आती? सिर्फ पब्लिक में बोलना, सदन में बोलना। आरोप लगाने के लिए सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। पंजेटा जी, ठीक है, पंजेटा जी, ठीक है, ठीक है, पंजेटा जी, पंजेटा जी, दमदमा जी का कहना है कि हमारी पार्टी में अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव है भी तो उस पर हम लोग उसको देख रहे हैं, वो हमारी पार्टी का मामला है। पंजेटा जी, देखिए, सदन के अंदर सरेआम सदन की कार्रवाई में सरेआम अगर आप इनके विधायक अगर कहते हैं, देखिए इनके निर्वाणा के विधायक अगर कोई बोलते हैं या ईश्वर सिंह जी का बोलते हैं, कोई बातें कहते हैं, तो वो अलग बात है। अगर आप विधानसभा के पटल के ऊपर अगर आप सीधा सीधा करप्शन के, कमीशन खोरी के, भ्रष्टाचार के, और कोई काम ही नहीं होता बिना पैसों के, और उसके बाद ई टेंडरिंग का मुद्दा जो हम शुरू से जिसका विरोध करते आए हैं, और बहुत से मुद्दों के ऊपर उन्होंने आज सदन में बात करी, तो ये सदन के पटल की कार्रवाई में इन बातों को लेके आना, ये अगर इस बात को भी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते तो देखिए इनकी अपनी समझ है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ बात हो रही थी किसानों के बारे में। ये किसानों के बारे में जब बात करते हैं तब ये भूल जाते हैं, ये पिछले समय में जब हमारे साथ थे तो हमारे समय में 9 रुपए 80 पैसे लीटर डीजल होता था, आज 90 रुपए लीटर डीजल है। ये किसानों के उपकरणों के ऊपर जीएसटी लगाना, फर्टिलाइजर, खाद, सबके ऊपर खाद के कट्टे का वजन कम करना, पेस्टिसाइड दवाइयां इतनी महंगी कर दी हैं इन्होंने, तो किसान की जब इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ा दी है तो आज भी A2+FL के ऊपर अटके हुए हैं। ये बात ही नहीं करते A2+FL से, क्यों नहीं बात करते? आप C2 की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आज के जो लेबर के रेट है वो कभी कंसिडर किए ही नहीं गए। आज से 15 साल पुराने रेट लेके बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर का अगर आप कोई ब्याज है, लोन है, उसके बाद कोई और परचेज है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की, वो बीच में नहीं है। कंबाइन का रेंट नहीं है, उसके बाद कोई मोटर की रिपेयर है या कुछ और ट्यूबवेल के लिए अगर कोई भारी मोटर कोई कनेक्शन है या और कोई किसानों के खर्चे हैं। बताइए, 1-1 लाख के रोटावेटर आ रहे हैं, बताइए कि 1.5 पौने 2-2 लाख की हैरो आ रही है। उसके बाद ट्रॉली कितने की बन रही है आज, डबल एक्सेल वाली, क्योंकि अगर गन्ना लदेगा तो आपको बताइए कोई इनपुट कॉस्ट ये लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे फैक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर ये सारे के सारे फैक्टर थे। ये क्या करते हैं, A2 के अंदर भी अगर इन्होंने लिया है तो ये पुराने रेट कैलकुलेट कर रहे हैं सारे के सारे, बीज के, दवाइयों के। तो अगर आप इनपुट कॉस्ट, नहीं, इसीलिए तो आज ये मुद्दा उठा है ना, और अब देखते हैं कि जनता का जो रिएक्शन है उस पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप लोग का, सभी का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आज सदन का तीसरा दिन था और आज बहुत हंगामेदार ये पूरा सत्र रहा है, और अब बजट भी पेश होना है, और देखना यह है कि बजट से जो उम्मीदें हैं उस पर, उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।